दोस्तों, आपने अपने जीवन में बाढ़ के अभी तक कितने किस्से सुने हैं? पानी का घर में घुसना, रसद खत्म होना और लोगों का घर छोड़कर भागना, ये सब तो बाढ़ के आम किस्से हैं। लेकिन क्या आपने किसी ऐसी बाढ़ के बारे में सुना है जहां एक 7 साल का बच्चा और उसकी माँ पूरी रात अपनी जान बचाने के लिए एक आम के पेड़ पर बिताने के लिए मजबूर हो जाए? दोस्तों, यह कहानी है असम के शिवसागर जिले की रेखा मुनि गगोई की। 19 जुलाई की रात जब बाढ़ का पानी उनके गांव में घुसा तो देखते ही देखते पानी छाती तक आ गया। भागने की कोई गुंजाइश नहीं बची। अपने 7 साल के बेटे की जान बचाने के लिए रेखा मुनि गगोई ने अपने आंगन में खड़े एक बड़े से आम के पेड़ का सहारा लिया। 12 घंटे तक बिना खाने और बिना पानी के वे दोनों उसी पेड़ की डालियों पर बैठे रहे। अंधेरे में जब उनका बेटा डर रहा था तो उस 7 साल के बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि मम्मी, आप चिंता मत करो, हम पेड़ के पत्ते खाकर भी जिंदा रह लेंगे। और यह कोई अकेली कहानी नहीं है। असम के जोरहट जिले में 18 साल की सालीन पत्रों की कहानी सुनिए। 19 जुलाई की दोपहर सालीन ने दूर से पानी की तेज आवाज़ सुनी। कुछ ही मिनट के अंदर पानी घुटने तक घर में घुस गया। वह किसी तरह से अपने बुजुर्ग माँ बाप को बचाकर वहाँ से बाहर निकली, लेकिन जब तक वह घर का बाकी सामान बचाने के लिए लौटी तब तक उनका पूरा घर पानी में बह चुका था। सालीन आज एक रिलीफ कैंप में बैठकर रोती हुई कहती है कि हमारे पास एक टीवी, सोफा और अलमारी था, सब बह गया। हम पानी पीने के लिए एक गिलास तक नहीं बचा पाए। ऐसे ही नाजीरा शहर के 70 साल से ज़्यादा के रिटायर्ड प्रोफेसर मुकुल बेजबोरा और उनकी पत्नी उनके घर के अंदर ही तैरते हुए एक दीवान बेड पर 12 घंटे तक बैठकर अपनी जान बचाई। जब पानी उतरा और वे दोनों घर लौटे तब उनके घर से 2 ट्रक सिर्फ कीचड़ और मलबा बाहर निकाला गया। दोस्तों, यह कोई फिल्म की कहानी नहीं है, यह आज के असम के लाखों लोगों की कड़वी हकीकत है। असम के मंत्रियों ने खुद कहा है कि यह पिछले 60 सालों यानी 6 दशकों में सबसे भयानक बाढ़ है। इस बाढ़ ने असम को किस तरह से तबाह किया है, यह आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी तक 78 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 40 से ज़्यादा लोग लापता है। लेकिन सवाल फिर से वही होगा कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि देखते ही देखते असम के शहर और गांव के गांव पानी में डूब गए। चलिए इस पूरे संकट को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, जब भी हम ऐसी आपदाओं की खबरें सुनते हैं तो अक्सर मौतों के आंकड़े बस एक संख्याएं बनकर रह जाती है। लेकिन इन संख्याओं के पीछे इस तबाही के कैनवास को ध्यान से देखिए कि सरकारी आंकड़े और अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बाढ़ ने असम के 12 से ज़्यादा जिलों और 856 से भी अधिक गांवों को पूरी तरह से जलमग्न कर दिया है। तबाही का दायरा इतना बड़ा है कि 3 लाख से लेकर 7 लाख से भी ज़्यादा लोग इस बाढ़ से सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। और केवल इंसानी जिंदगियां ही नहीं, इस बाढ़ ने असम की रीढ़ यानी खेती और पशुधन को भी एक बड़ा झटका दिया है। 45,000 हेक्टेयर से ज़्यादा फसल पूरी तरह से पानी में डूबकर बर्बाद हो चुकी है। लगभग 11,000 से ज़्यादा मवेशी जानवर पानी के तेज बहाव में बह गए और 88,000 से ज़्यादा मवेशी जानवर इस बाढ़ से सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। अब आप सोचिए कि जिन किसानों की जिंदगी अपने खेत की फसल और अपने मवेशियों पर ही टिकी होती है, उनका तो सब कुछ एक ही रात में खत्म हो गया, साफ हो गया। और तबाही सिर्फ पानी तक ही सीमित नहीं थी। बाढ़ आते ही कई जिलों में बिजली के खंभे गिर गए, मोबाइल टावर ठप हो गई। इसका नतीजा यह हुआ कि प्रभावित इलाके में एक भयानक कम्युनिकेशन ब्लैकआउट छा गया। गुवाहाटी में तैनात एक पुलिसकर्मी बताते हैं कि शिवसागर के सिमलुगुड़ी में उनकी बहन और भांजा रहते हैं। जब न्यूज़ में आई कि ट्रेन की पटरियां तक डूब चुकी है तो 2 दिन तक वो पुलिसकर्मी अपनी बहन से संपर्क नहीं कर पाया। यानी कि परिवार को यह पता ही नहीं था कि उनके अपने जिंदा भी हैं या पानी में बह गए। जब मोबाइल की बैटरियां खत्म हो गई, नेटवर्क चला गया, तो अपनों की सलामती का खबर ना मिलना इस त्रासदी का सबसे भयानक दौर बन गया। दोस्तों, अगर हम इस पूरी तबाही के मैप को देखें तो बाढ़ का सबसे खौफनाक रूप हमें अपर असम में देखने को मिला है। पहाड़ों से उतरती ये नदियाँ असम के 7 सबसे प्रमुख जिलों को अपना शिकार बनाया है। इनमें सबसे भयानक तबाही हमें चरायदेव में देखने को मिली, जहाँ अकेले 1,42,000 से भी ज़्यादा लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। और ठीक इसके बाद शिवसागर में 97,000 और जोरहट में 57,000 से भी ज़्यादा लोग बेघर हो गए।
और वहीं धेमाजी जिले में भी स्थिति इतनी बिगड़ गई कि वहां भी 45,000 से ज़्यादा लोग सीधे बाढ़ की चपेट में आ गए। लेकिन इस बाढ़ की चपेट में एक ऐसी बात सामने आई है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। दोस्तों, अक्सर बात होती है कि बाढ़ सिर्फ ग्रामीण इलाकों या फिर नदियों के किनारे बसे गाँव में आती है, लेकिन इस बार असम की राजधानी और राज्य के सबसे बड़े आधुनिक गुवाहाटी शहर की सड़कों पर नदियाँ बहने लगी और इसे कहते हैं अर्बन फ्लडिंग, यानी शहरों में पानी का भराव। गुवाहाटी के एक दो नहीं बल्कि 14 से ज़्यादा प्रमुख शहरें पूरी तरह से पानी में डूब गए। जू रोड से लेकर अनिल नगर, नवीन नगर, रुक्मणी गांव, हाथी गांव, बिहारी बारी और एक्सल केयर अस्पताल के आसपास की सड़कें तालाब बन गई। सोचिए, जिन शहर में बड़ी बड़ी इमारतें, पक्की सड़कें और अस्पताल हो, वहाँ भी लोग अपने घरों के अंदर पानी से गिरकर कैद हो गए। यानी कि इस बार बाढ़ ने ना ही गांव को बख्शा और ना ही असम के सबसे विकसित राज्यों को। दोस्तों, आमतौर पर जब भी किसी इलाके में बाढ़ आती है तो लोग सोचते हैं कि जैसे ही पानी उतरेगा जिंदगी फिर से पटरी पर चलने लगेगी, दौड़ने लगेगी। लेकिन असम के बाढ़ में सबसे बड़ी मुसीबत पानी उतरने के बाद शुरू हुआ। जब नदियों का पानी पीछे हटा तो वो अपने पीछे पानी नहीं बल्कि कई कई फीट मोटी गाद, कीचड़ और मलबे छोड़ गया, जिसने उस पूरे इलाके को एक दलदल में बदल दिया। दोस्तों, आपको याद होगा नजीरा के रिटायर्ड प्रोफेसर मुकुल बेजबोरा, जिनकी बात हमने वीडियो के स्टार्टिंग में की थी, वे बताते हैं कि उनके घर से करीब 2 ट्रक मलबा और कीचड़ को बाहर निकाला गया और 2 ट्रक कीचड़ निकालने के बाद भी उनके घर के फर्श पर करीब 3 इंच मोटी गाद की परत तब भी जमी हुई थी। घर का अलमारी, फ्रिज, सोफा सब उस मलबे में सड़ चुका था। और यह संकट सिर्फ लोगों के घर तक सीमित नहीं था। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुद मीडिया को बताया कि प्रशासन शिवसागर जिले के नजीरा विधानसभा क्षेत्र के 30% और शिवसागर विधानसभा क्षेत्र के 20% हिस्सों तक अभी भी नहीं पहुंच पा रही है। कारण क्योंकि नागालैंड की पहाड़ियों से बहकर इतना गाद और मलबा सड़कों पर जमा हो गया था कि ना तो वहां पैदल चला जा सकता था, ना ही वहां राहत पहुंचाने वाली गाड़ियां जा सकती थी और ना ही एम्बुलेंस। पानी घटने के बावजूद हजारों लोग अपने घर से दूर राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर थे, क्योंकि उनके खुद के घर मिट्टी के ढेर बन चुके थे। यानी बाढ़ के पानी ने तो लोगों का सामान बहाया ही, लेकिन इस पीछे छूटे कीचड़ ने उनके घर तक जाने का रास्ता भी ब्लॉक कर दिया। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर अचानक इतना पानी आया कहाँ से। तो दोस्तों, जब 19 जुलाई को जब अपर असम के जिले जलमग्न होने लगे तो असम के सरकार के द्वारा कहा गया कि पड़ोसी राज्य नागालैंड के पहाड़ी जिले मौन में बादल फटने की घटना हुई है, जिसकी वजह से नीचे मैदानी इलाकों में अचानक सैलाब आ गया। लेकिन जब मौसम विभाग IMD ने इस घटना की जांच की तो कहानी कुछ और ही पाई गई। मौसम विभाग ने यह साफ कर दिया कि कोई क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ था। मौसम विभाग के अनुसार बादल फटना तब माना जाता है जब 1 घंटे के अंदर 100 मिलीमीटर से ज़्यादा भारी बारिश हो जाए। और उस दिन 19 जुलाई को नागालैंड के मौन जिले में 8 से 9 घंटे के दौरान लगातार 137 मिलीमीटर भारी बारिश दर्ज की गई थी। यानी बादल तो नहीं फटा था, लेकिन बारिश इतनी तेज और भयानक लगातार हुई कि उसने अचानक तबाही की नींव रख दी। असम के मुख्यमंत्री ने खुद आंकड़े जारी करते हुए बताया कि 18 और 19 जुलाई को नागालैंड और असम के सीमावर्ती जिलों में सामान्य से कई 100 गुना ज़्यादा बारिश हुई। नागालैंड के बोकुंगचुंग जिले में सामान्य से 493% ज़्यादा बारिश हुई। चराईदेव जिले में सामान्य से 436% ज़्यादा बारिश हुई। वहीं वोखा जिले में 108% और मौन जिले में 45% ज़्यादा बारिश हुई। अब आप खुद सोचिए कि जब पहाड़ों पर 400 से 500% अधिक बारिश होगी तब वो पानी ढलानों के जरिए बहकर सीधे मैदानी भाग में ही जाएगा। और इस मूसलाधार बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ जैसे शिवसागर में दिखो, नांगलामुरा घाट में दिसंग और नुमालीगढ़ में धनसिरी नदियाँ बाढ़ के खतरे के निशान को पार करके सीवियर फ्लड सिचुएशन के स्तर पर बहने लगी। और उससे भी बड़ी मुसीबत तब पैदा हो गई जब ब्रह्मपुत्र का जलस्तर पहले से ही इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ था कि वह इन छोटी नदियों के पानी को अपने अंदर ही समा नहीं सके। पानी का बैकफ्लो हुआ और कुछ ही घंटों के अंदर पूरा इलाका जलमग्न हो गया। दोस्तों, अक्सर जब ऐसी कुदरती आपदाएं आती है तो हम सारा दोष प्रकृति या पर्यावरण पर मरकर आगे बढ़ जाते हैं। हम कहते हैं कि ज़्यादा बारिश हुई थी इसलिए बाढ़ आ गई, राइट। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस तबाही के पीछे सिर्फ कुदरत का गुस्सा ही है या कुछ और। दोस्तों, पर्यावरण विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों ने जब इस घटना की जांच की तो एक बहुत ही खौफनाक सच सामने आया। दोस्तों, इस तबाही के पीछे सिर्फ कुदरत का गुस्सा नहीं बल्कि इंसानों के द्वारा की गई खुद की गलतियां भी शामिल थी।
गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के भूगोल विभाग के प्रोफेसर ध्रुव ज्योति सहारिया सैटेलाइट इमेजेस के विश्लेषण करके एक बहुत ही खौफनाक खुलासा करते हैं। वे बताते हैं कि जिन पहाड़ी घाटियों से होकर नदियाँ सीधे असम के मैदानी इलाकों में जाती है, उन पहाड़ियों की ढलानों पर बेतहाशा खनन किया जा रहा है, यानी पहाड़ों को खोदा जा रहा है। और जब भारी बारिश होती है तो उन खोदी हुई पहाड़ों से हजारों टन मिट्टी और कीचड़ सीधे जाके नदियों में गिरता है, जिससे नदी की गहराई कम हो जाती है और उनकी पानी ले जाने की क्षमता भी खत्म हो जाती है। वहीं IIT रुड़की के सेवानिवृत्त प्रोफेसर और नदी मामलों के विशेषज्ञ नयन शर्मा भी एक बड़ी वजह बताते हैं वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन। प्रोफेसर नयन शर्मा बताते हैं कि जब पहाड़ों पर घने जंगल होते हैं तो बारिश का पानी उनकी जड़ों और पत्तियों से टकराकर सीधे जमीन के अंदर धीरे धीरे सोखता है। विज्ञान में इसे इन्फिल्ट्रेशन टाइम कहते हैं। लेकिन जब इंसान अपने फ़ायदे के लिए पहाड़ों के जंगलों को काटता है, तब जब बारिश होती है, जब ज़मीन नंगी होती है, तो पानी को ज़मीन के अंदर सोखने का टाइम ही नहीं मिलता। वह पानी बहुत तेज़ी से पहाड़ों से नीचे बह कर आता है और अपने साथ भारी मात्रा में मिट्टी, कीचड़, गाद, सिल्ट बहाकर अपने साथ लाता है। यानी हमने खुद अपने हाथों से जंगलों को काटकर, पहाड़ों को खोदकर पानी के उस प्राकृतिक बहाव को एक जानलेवा सैलाब में बदल दिया। दोस्तों, यहाँ पर एक और बात समझिए कि पहाड़ों से जो मिट्टी और गाद बहकर आता है वह सीधे असम की नदियों में जाके जमा हो जाता है। विज्ञान में इसे सिल्टेशन कहते हैं। आज ब्रह्मपुत्र और उनकी 50 से ज़्यादा सहायक नदियों की हालत यह हो चुकी है कि उनका तल गाद जमने की वजह से ऊपर उठता जा रहा है, यानी नदियाँ उथली हो चुकी है। सोचिए कि जब नदियाँ गहरी ही नहीं रहेगी तो थोड़ा सा भी अतिरिक्त पानी आने पर वह छलक कर सीधे इंसानी बस्तियों में तबाही मचाने लगता है। और इस सिल्टेशन संकट के साथ एक और बड़ी समस्या जुड़ गई है, दोयांग डैम। यह डैम नागालैंड के वोखा जिले में दोयांग नदी पर बना हुआ है। जब 19 जुलाई को नागालैंड के पहाड़ी इलाकों में जब भारी बारिश, मूसलाधार बारिश हुई थी, तब यह डैम खतरे के निशान तक पहुंच गया था। डैम टूटने से बचाने के लिए प्रशासन को मजबूरन इसके गेट खोलने पड़े और लाखों क्यूसेक पानी को नीचे छोड़ दिया गया। अब आप इस पूरे समीकरण को ध्यान से समझिए। पहली बात, असम के मैदानी इलाकों में पहले से ही भारी बारिश हो रही थी। दूसरी बात, सिल्टेशन की वजह से नदियाँ पहले से ही उथली हो चुकी थी। और तीसरी बात, ऊपर से यह डैम का पानी भी नीचे छोड़ दिया गया था। इस डबल अटैक ने असम के शिवसागर, गोलाघाट और जोरहाट जिले में भयानक जल पर ले ला दिया। लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। रातों रात लोगों के घरों में पानी एंटर कर गया। दोस्तों, जब ये कुदरत का कहर टूट रहा था तो दूसरी तरफ ग्राउंड जीरो पर एक बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा था। जब पानी घरों के छतों तक पहुंच गया तो भारतीय सेना को मैदान में उतरना पड़ा। सेना की डाउट डिवीजन और स्पेयरहेड डिवीजन के जवानों ने NDRF, SDRF और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर दिन रात एक कर दी। स्थिति इतनी खराब थी कि खुद थल सेना अध्यक्ष धीरज सेठ ने पूर्वी थिएटर का दौरा करने के बाद राहत कार्यों और प्रशासन की तैयारियों की समीक्षा की। बोट्स और हेलीकॉप्टर के जरिए 4,450 से ज़्यादा लोगों को डूबते हुए इलाके से बाहर निकाला गया। 16,500 से अधिक विस्थापित लोगों को 71 से ज़्यादा राहत शिविरों में शरण दी गई। वहीं 72,000 से ज़्यादा लोगों को 30 से ज़्यादा राहत वितरण केंद्रों के जरिए खाना, पीने का पानी और दवाइयाँ पहुँचाई गई। केवल रेस्क्यू ही नहीं, इस बार सरकार ने एक बहुत ही समझदारी भरा कदम उठाया है। जब बाढ़ प्रभावित इलाकों में, जिलों में जब पूरी तरह से मोबाइल नेटवर्क ठप हो गया था, लोग अपनों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तब प्रशासन ने शिवसागर और उसके आसपास के प्रभावित इलाकों में इंट्रा सर्कल रोमिंग लागू कर दी। इसका मतलब यह होता है कि अगर किसी व्यक्ति का सिम एयरटेल का है और उस कंपनी का अगर टावर गिर चुका है तो उसका फ़ोन ऑटोमेटिकली जियो या BSNL के चालू नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा। इस एक कदम की वजह से हज़ारों फंसे हुए लोग रेस्क्यू टीमों को अपना लोकेशन भेज पाए और अपनों को संकेत दे पाए कि वे सुरक्षित हैं। दोस्तों, राहत और बचाव कार्य के साथ साथ इस भयानक तबाही से प्रभावित लोगों को दोबारा खड़े करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा कई वित्तीय और प्रशासनिक फैसले लिए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लगातार असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा से स्थिति की समीक्षा की और केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। असम गण परिषद AGP और राज्य सरकार के मंत्रियों ने खुद ग्राउंड जीरो पर उतरकर 30 से ज़्यादा ट्रकों में राशन, कपड़े, दवाइयाँ और जरूरी सामान को भरकर सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों में भिजवाया।
और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार सरकार ने पीड़ितों की आर्थिक मदद के लिए कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो आमतौर पर किसी नियमों के उलझन में उलझ जाते थे। दोस्तों, बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों और 1 महीने से लापता लोगों के परिवारों को 9 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, जिसमें कि 4 लाख SDRF और 5 लाख मुख्यमंत्री राहत कोष से देने की घोषणा की गई है। अक्सर मुआवजा पाने के लिए सबका पोस्टमार्टम होना जरूरी होता है, लेकिन कई बार बाढ़ में सभी नहीं मिलते। सरकार ने इस नियम को थोड़ा आसान कर दिया है कि अगर लोकल सर्कल ऑफिसर इस बात की पुष्टि कर देता है कि किसी व्यक्ति का शव नहीं मिला है, तो उस व्यक्ति के परिवार को बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के भी सीधे मुआवजा तुरंत दे दिया जाएगा। इन दोनों के बाद तीसरी राहत दी गई 15,000 रुपये की तत्काल मदद। जिन परिवारों के घर उजड़ गए उन्हें अपने दैनिक खर्चों को चलाने और घर की दोबारा मरम्मत करने के लिए सरकार के द्वारा 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के द्वारा अपने राज्य में काम कर रहे प्रमुख बैंकों के साथ मीटिंग करना पड़ा है। इस मीटिंग का मकसद छोटे व्यापारियों और प्रभावित लोगों के द्वारा लिए गए लोन पर छूट देना है, ताकि इस संकट के घड़ी में भी उन पर EMI का बोझ ना पड़े। यानी सरकार का प्रयास यह है कि सिर्फ खाना और त्रिपाल देकर बात खत्म ना की जाए, बल्कि इस आर्थिक सहायता से इन पीड़ितों को दोबारा अपनी ज़िंदगी पटरी पर लाने में मदद मिल जाए। दोस्तों, इन बातों को सुनने के बाद हम सबको लगता है कि सरकार ने तो अपना काम कर लिया, इसके बाद सब चंगा से सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर आप अपने आप से बस एक सवाल पूछिए कि क्या ये सोल्यूशन जो सरकार के द्वारा किया गया है वो परमानेंट सोल्यूशन है? क्या इससे फिर असम में कभी बाढ़ नहीं आएगी? क्या असम फिर कभी नहीं डूबेगा? तो दोस्तों, इसका जवाब आपको मिलेगा नहीं। आपके अंदर से बस एक ही जवाब आएगा कि यह एक टेम्पररी सॉल्यूशन है और इससे बाढ़ नहीं रुकेगी। दोस्तों, मौसम विभाग IMD ने फिर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में फिर से मूसलाधार बारिश हो सकती है। सोचिए, जो लोग अभी तक कीचड़ से अपने घरों को बढ़िया से साफ भी नहीं कर पाए थे, उनके सिर पर फिर एक बाढ़ का नया संकट मंडरा रहा है। दोस्तों, पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हमें असम को इस सालाना त्रासदी से बचाना है तो हमें तत्कालिक राहत के बजाय लंबी अवधि वाले वैज्ञानिक समाधानों पर काम करना होगा, तभी हम असम को डूबने से बचा सकते हैं। और इसमें से पहला समाधान है इलीगल माइनिंग पर सख्त बैन। दोस्तों, पहाड़ों के ढलानों पर जितने भी बिना योजना के इलीगल माइनिंग हो रहे हैं उन पर कड़ा एक्शन लिया जाए और उनको तुरंत बंद कर दिया जाए। दूसरा है वृक्षारोपण, एफोरेस्टेशन। कटी हुई पहाड़ियों पर हमें दोबारा घने जंगल लगाने होंगे ताकि मिट्टी का कटाव रुके और पानी को जमीन के अंदर सोखने का समय मिल सके। तीसरा है रिवर ड्रेजिंग। ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के तल में जमे गाद को हमें वापस निकालना होगा ताकि उनकी पानी ले जाने की क्षमता बढ़ सके, ज़्यादा हो सके। चौथा है अर्ली वार्निंग सिस्टम। ग्लोबल प्रेसिपिटेशन मॉनिटरिंग और सैटेलाइट तकनीक का इस्तेमाल करके डैम से पानी छोड़ने और बारिश का सटीक समय पहले से ही तय करना होगा ताकि आने वाली इन घटनाओं से बचने के लिए लोग पहले से ही तैयार हो सकें। दोस्तों, हर साल जब असम डूबता है तो यह कुछ दिनों के लिए सुर्खियों में आता है। सरकार हजारों करोड़ों रुपए का फंड का ऐलान करती है, सेना रेस्क्यू करती है, लेकिन जैसे ही पानी उतरता है सब कुछ भुला दिया जाता है। क्या केवल हर साल राहत कोषों से पैसा देना ही इसका समाधान है, या फिर हमें ये स्वीकार करना होगा कि जब तक हम इंसानी लालच के लिए पहाड़ों को खोदते रहेंगे, जंगलों को काटते रहेंगे, नदियों के प्राकृतिक बहाव को रोकते रहेंगे, तब तक प्रकृति अपना विकराल रूप ऐसे ही दिखाती रहेगी। दोस्तों, यह सिर्फ असम की लड़ाई नहीं है, यह पर्यावरण को बचाने और सही नीतियाँ बनाने की लड़ाई है। दोस्तों, इस स्थिति पर आपकी क्या राय है? क्या हमें हमारे विकास की नीतियों में बदलाव करने की आवश्यकता है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर किसी को पता चल सके कि डिफॉरेस्टेशन और इलीगल माइनिंग से हर साल असम की क्या हालत होती है। और चले बने तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।